हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग आगे बढ़ते हुए न्यूट्रिशन साइंस की क्लास में वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं और कितने होते हैं, ये हम सब बताएंगे। लेकिन जो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वो हम विटामिन B1 की डिस्कशन करेंगे, यानी कि थायमिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे A, D, E, K, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब मैंने पहले डिस्कस करे हुए हैं। तो आप होप सो मेरी वीडियोस को देखें। और वो ये एक क्विक रिवीजन रहता है टीजीटी और पीजीटी वगैरह के जितने भी होम साइंस के पेपर आएंगे, तो उसमें काफ़ी हेल्प होती है इनके क्वेश्चंस के लिए। जब तक हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ऑब्जेक्टिव कभी नहीं कर पाते, ये हमें पता होना चाहिए। सीधे ऑब्जेक्टिव करने से हमारा क्या होता है कि हम डिटेल हमें पता ही नहीं चलती कि कौन सा विटामिन क्यों जरूरी है, कहाँ से आया। तो इसीलिए आज हम ये पता करेंगे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल से हमें पता चल रहा है कि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो वे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी के माध्यम से आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्योंकि ये पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पानी के माध्यम से आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं और ट्रांसपोर्टेड होते हैं। तो इसीलिए हम इनको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और ये मेटा रिएक्शन में ना कोएंजाइम की तरह कार्य करते हैं। जब कोएंजाइम की बात की गई थी तो कोएंजाइम मैंने बताया था कि ये टेम्परेरी होते हैं, यानी कि परमानेंटली नहीं होते हैं। ऐसे ही जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में रुकते नहीं है, ये हमारे शरीर में जल्दी से ये निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको अपनी डेली की डाइट में लेते हैं और इनके बारे में हम पढ़ते हैं इसीलिए, ठीक है। तो फिर से सबसे पहले आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये विटामिन पानी में घुल जाते हैं। हमने विटामिन दो प्रकार के पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने एक विटामिन पढ़ा था वाटर सॉल्युबल और एक पढ़ा था हमने फैट सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो थे हमारे दो विटामिन थे, एक था हमारा बी कॉम्प्लेक्स और एक था हमारा विटामिन सी, ठीक है। और फैट सॉल्युबल जो विटामिन थे वो थे हमारे A, D, E, K, ठीक है। तो ये जो विटामिन होते हैं ना, ये अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे वो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। और जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना हमारे शरीर के अंदर, वो बिल्कुल नहीं ना के बराबर होती है, नहीं, ये नहीं होती है। और जो भी होता है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता रहता है, ठीक है। जो हम लेते जाते हैं और हमारा यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता जाता है। जितना हमारे शरीर को जरूरत होती है वो सब हमारे शरीर में रहता है, बाकी निकल जाता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे वो हमारे स्टोर्ड हो रहे थे, किसी ना किसी फॉर्म में अलग अलग तरीके से स्टोर हो रहे थे, ठीक है। और हमारे डेली इनटेक में भी इनका जरूरी हमें लेना ही चाहिए, ठीक है। और अब विटामिन बी की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें और कई विटामिन आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा B1, जिसका नाम होता है हमारा थायमिन। B2, जिसका नाम होता है हमारा राइबोफ्लेविन, यानी कि ये केमिकल नेम होते हैं। B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड एंड B6 पायरोटॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालमिन या साइनोकोबालमिन, दो नाम होते हैं इसके। एंड विटामिन सी जो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। तो मेनली हमारी विटामिन बी में कितनी फैमिली मेंबर हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होते हैं वो हमारे विटामिन बी की फैमिली के मेंबर होते हैं, ठीक है। और विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब इनके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इनके विशेष लाभ क्या होते हैं? ये सबसे पहला लाभ होता है कि बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, कोएंजाइम की तरह ये कार्य करते हैं। कोएंजाइम मैंने बताया था किसी के साथ मिलकर कार्य करना, ठीक है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ये हमारी मुख्य भूमिका निभाते हैं। और नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम के लिए भी ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे, फिर इनकी डेफिशिएंसी, सब विटामिन की अलग अलग डेफिशिएंसी होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन हुआ। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन में आज हम डिस्कशन करेंगे थायमीन के बारे में, सबसे नंबर 1 पे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे थायमीन के बारे में कि थायमीन, इसकी खोज क्यों हुई थी और किस लिए हुई थी। तो थायमीन जो होता है वो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो
हमारा विटामिन है, ठीक है। इसका केमिकल नेम बी, मतलब केमिकल नेम इसका थायमीन है, और शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हम B1 कहते हैं, ठीक है। ये तो हुआ था हमारा इतना थायमीन और B1 के बारे में। अब इसकी खोज हुई क्यों थी? ये जो खोज थी, इसकी खोज हुई थी, इसकी कमी से जो होता है वो होता है बेरी-बेरी। तो जो बेरी-बेरी था उसके रोग के उपचार के ढूँढते समय इसकी खोज हुई थी, और ये रोग सबसे ज़्यादा किनको हो रहा था? जो हमारे नेवी के यात्री होते हैं, नेवी नेवी मतलब हमेशा पानी में रहते हैं, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, तो उसको निभाते हैं वो। तो नेवी के यात्रियों को ये रोग बहुत होता था, क्योंकि उनके आहार में शाक जो सब्जियाँ होती हैं, हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती थी, उनका अभाव होता था। अब वो पानी में रह रहे हैं, मतलब ज शिप में रह रहे हैं बेसिकली, तो उनको कहाँ से हरी सब्ज़ी रोज़ मिलेगी? एक-एक बार में वो बीच में कितने-कितने टाइम के बाद उस पे आते थे, किनारों पे आते हैं, तो उनको रोज़ की कहीं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए जो था, उनको ये अभाव होता था, मतलब उनमें ये ज़्यादा देखा जाता था, उनमें नेवी वालों लोगों में ज़्यादा देखा गया। तो उन्हीं के लिए बेरी-बेरी के उपचार को ढूँढते समय इसकी खोज हुई थी। ठीक है, फिर सबसे पहले इसकी खोज के बारे में कोई एक वैज्ञानिक नहीं है, इसकी खोज के बारे में अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग सन में बताया है। तो सबसे पहले जो बताया था वो हमारा बताया था 1885 में। किसने बताया था? टकाकी नाम के वैज्ञानिक ने पहचाना था इस बीमारी को। किसको? बेरी-बेरी को पहचाना था। ठीक है, तो जो बेरी-बेरी को पहचाना था, तो इन्होंने क्या किया कि आहार में परिवर्तन किया। जो हमारा बेरी इसके थायमीन के सोर्सेस क्या होते हैं हमारे, ठीक है, उसको सोर्सेस को दिए जो हमारे विटामिन B1 की कमी को पूरा करें। तो देखा कि उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। सबसे पहले इन्होंने हमारे किसने किया था? 1885 में टकाकी नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या हुआ? सन 1926 में डॉनथ व जेनसन ने क्या किया था? एक और नाम के वैज्ञानिक थे, डॉनथ व जेनसन। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि चावल की ऊपरी परत के ऊपर, चावल की विटामिन B1 के सोर्सेस सबसे पहला ये आते हैं कि चावल की ऊपरी परत के ऊपर कौन सा पाया जाता है विटामिन? तो वो पाया जाता है हमारा थायमीन, यानी कि B1। पृथक किया और उसमें बेरी-बेरी रोग को सफलतापूर्वक इन्होंने, मतलब कि उसका हल निकाल लिया। ठीक है, चावल इन्होंने क्या किया था? चावल की ऊपरी परत के ऊपर विटामिन B1 की खोज की थी, एक तरीके से आप ये देखो। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1931 में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विंडास। विंडास यानी कि WIN, विंडास। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खमीर से, इन्होंने देखा कि जो खमीर होता है ना, खमीर जैसे उठता है हमारा कोई सब्जी या फिर किसी चीज़ में खमीर उठ रहा है, तो खमीर से विटामिन B1 की प्राप्ति की इन्होंने, और उसके रासायनिक गुणों पर प्रकाश डाला। इन्होंने किस पे किया था? खमीर पे। खमीर इन्होंने सबसे पहले खमीर में देखा, विटामिन B1 की खोज की थी इन्होंने। और डॉनथ व जेनसन ने किस में की थी? चावल ने की थी, और 1926 में की थी। और 1931 में विंडास नाम के वैज्ञानिक ने खमीर में विटामिन B1 की खोज की थी। इसके गुणों पर उन्होंने प्रकाश डाला था। ठीक है, और उन्होंने ही इसमें गंधक की उपस्थिति पाई थी। किसकी? गंधक यानी कि सल्फर। सल्फर की उपस्थिति होने के कारण ही इसका नाम थायमीन रखा गया। ठीक है, इन्होंने ही रखा, सल्फर की प्रेजेंस होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया था? थायमीन रखा गया था। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि थायमीन नाम क्यों रखा गया था, तो हमारा आंसर आएगा सल्फर की उपस्थिति होने के कारण इसका नाम थायमीन रखा गया, विटामिन B1 का नाम। ठीक है, अब सल्फर हमारा एक, हमने प्रोटीन में भी पढ़ा था कि सल्फर पाया जाता है, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, तो सल्फर पाया जाता है प्रोटीन में भी, और सल्फर के प्रेजेंस होने के कारण ही थायमीन इसका नाम रखा गया। और किसने रखा था इनका नाम? 19 विंडास ने। ठीक है, फिर आता है हमारा इसके बाद 1936, एक और सन आती है इसके बाद। इनने क्या किया था? इन्होंने अब विटामिन B1 को प्रयोगशाला में बनाया था। किसने? विलियम्स ने। ठीक है, विलियम्स ने अब इन्हें प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाया।
ठीक है। तो थायमिन जो नाम था वो रखा किसने था, अगर पूछा जाए 1931 में विंडास ने रखा था। किसकी प्रेजेंस होने के कारण रखा था, सल्फर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। और जो हमारे डोनाथ और जैनसन थे, इन्होंने किसमें खोज की थी, चावल में। चावल की जो ऊपरी परत होती है उसमें इसकी खोज की थी, किसकी, थायमीन की। और इन्होंने विंडास ने किसमें की थी, खमीर की। ठीक है। अब ये तो हुआ इसका पूरा कि थायमीन आया कैसे। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कि थायमीन को हम क्या कहते हैं, इसका केमिकल नेम और भी क्या होता है। एक होता है, हम थायमीन को कहते हैं थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। थायमीन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं थायमीन को। थायमीन का अगर कभी पूछ लिया जाए तो थायमीन को और क्या कहते हैं, थायमीन को थायमीन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम इसकी बेसिक संरचना की बात करें तो बेसिक क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है। फिर हम इसको क्या कहते हैं, मेनली मेंबर हमारे विटामिन बी वन में कितने होते हैं, बी में, ये बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 फैमिली मेंबर है, एक अकेला नहीं है, 8 है। ठीक है। और भी होते हैं विटामिन बी में, लेकिन जो मेन हम पढ़ते हैं वो हम 8 विटामिन पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसका केमिकल नेम क्या था, हमारा केमिकल नेम पूछा जाए तो थायमीन। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, अब विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन बी वन की कमी से, यानी कि कॉज ऑफ विटामिन बी वन वेरी वेरी। ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, हम इसे क्या कहते हैं, एंटी वेरी वेरी। ठीक है। ये कहते हैं। और इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम एंटी न्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ऑल्सो नोन एज एंटी न्यूरेटिक विटामिन। ठीक है। ये हो गया। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, हंगर विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किसके, हंगर विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। ये तो हमारे ये पूछ लिए जाते हैं कि हंगर विटामिन किसे कहते हैं, एंटी न्यूरेटिक विटामिन किसे कहते हैं। तो हम इसको विटामिन बी वन यानी कि हम थायमीन को ही हंगर विटामिन, न्यूरेटिक विटामिन, एंटी बेरी बेरी विटामिन, ये सब हम इसी को कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हम इसकी घुलनशीलता के बारे में पढ़ें तो विटामिन बी वन किस किस में घुलनशील होता है। ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, बी वन की घुलनशीलता के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें पता है कि जो हमारा विटामिन है वो हमारा वाटर में घुलनशील होता है। ठीक है, पूर्ण। और जो हमारा फिर इसके बाद अर्ध घुलनशील किसमें होता है, ये अल्कोहल में। अर्ध घुलनशील जो होता है अगर पूछ लिया जाए तो ये होता है हमारा अल्कोहल में। किसमें होता है, अल्कोहल में। ठीक है। और ये बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होता, यानी कि अघुलनशील। अघुलनशील किसमें होता है, ये हमारा एसीटोन ईथर, यानी कि एसीटोन ईथर और हमारा बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। ये हमारा इसमें अघुलनशील होता है। ठीक है। तो विटामिन बी वन घुलनशील किसमें होता है, अघुलनशील किसमें होता है और अर्ध घुलनशील किसमें होता है, इतना हमने इसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, अब हम इसकी और क्या क्या हम इसके कार्य हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन बी वन जो होता है वो हमारे इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो बेसिकली इसके गुण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले जल में घुलनशील है, ये ठीक है। ये रंगहीन रवेदार पदार्थ है। कैसा है ये, रंगहीन रवेदार पदार्थ है। कैसा है, रवेदार पदार्थ है। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आता है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद नमकीन तथा गंध के समान होता है, गंध यीस्ट के समान होता है। इसका स्वाद कैसा होगा हमारा, नमकीन तथा गंध, यानी कि मैंने बताया था सल्फर, गंध यीस्ट के समान होता है। ठीक है। विटामिन बी वन की हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, अब हम इसके बारे में अगर पढ़ें तो कैसे कैसे हम इसकी देखभाल कर सकते हैं।
फिर आता है अब हम इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा विटामिन बी 1 है। तो ये ताप के संपर्क में नष्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है? ताप के संपर्क में नष्ट हो जाता है और इसीलिए इसे देर तक हमें नहीं पकाना चाहिए। इसलिए देर तक पकाना नहीं चाहिए। ठीक है। और जो होता है खाने का सोडा, खाने के खाने का सोडा जो होता है वो डालने से भी विटामिन बी वन नष्ट हो जाता है। खाने का सोडा डालने से भी विटामिन बी 1, हम इडली में डालते हैं खाने का सोडा, उससे हमारा विटामिन बी 1 नष्ट हो जाता है। ठीक है। और शरीर को अच्छा रखने में ये हमारी भूमिका निभाता है। हमारा विटामिन बी 1 पानी के सही अनुपात में हम इसको प्रयोग करना चाहिए। हमें क्या करते हैं हम, जैसे हम कभी दाल या चावल हम धो रहे हैं ज़्यादा, अगर ज़्यादा धोते हैं तो हमारे ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, वो उसी में धुल जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी विटामिन बी 1 की फैमिली, जितनी बी की फैमिली जितनी भी थी, वो हमारे शरीर में स्टोर भी नहीं हो रही थी, यूरिन के जरिए बाहर निकल रही है। और जब हम अगर हम ऐसे धो धो के इस चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वो हमें इतनी देर तक हमें विटामिन बी 1 हमें नहीं मिलेगा। अब जैसे हमने रात में चने सोख किए और देखेंगे हम फूल जाते हैं, तो हम उसी के साथ उसी को पकाएं। अगर हम उसके पानी को फेंक देंगे तो उसमें जो विटामिन वगैरह होंगे वो सारे उसी के साथ निकल जाएंगे उसी पानी में। ठीक है। तो फिर हमें कुछ नहीं मिल रहा है उससे। इसीलिए हमें ठीक से पानी का सही अनुपात में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें पानी को फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और शरीर को ये अच्छे रखने में भी भूमिका निभाता है और डेली की लाइफ में लेना चाहिए, यानी कि डेली डाइट में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और एक पॉइंट आता है कि तांबे के बर्तन में कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो तांबे के बर्तन में हमारा विटामिन बी 1 नष्ट हो जाता है। ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी के बारे में अगर हम पढ़ें तो डेफिशिएंसी हमारे 3 तरह से हो रही थी। बेरी-बेरी तो होती है, लेकिन ये बेरी-बेरी भी हमें 3 तरीके से होती है। कौन-सी? एक तो होती है वेट बेरी-बेरी, एक होती है हमें ड्राई बेरी-बेरी, और जो बच्चों में पाई जाती है वो होती है इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या होती है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई बेरी-बेरी की। इसकी ड्राई बेरी-बेरी। ठीक है। ड्राई बेरी-बेरी जो ये हमें देखने को मिलती है 40 से पहले, 40 ईयर्स बिफोर। ठीक है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? हाथ पैर और इससे मांसपेशियां जो होती हैं वो हमारी प्रभावित होती है। किससे? ड्राई बेरी बेरी से। ड्राई बेरी बेरी जो होती है उसमें मेनली क्या होता है, वो तंत्रिका तंत्र जो होती है संबंधित मुख्य, इसमें हमें डिजीज देखने को मिलती हैं और मांसपेशियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज होती है इसमें मांसपेशियां हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? इसमें ड्राई बेरी बेरी में। ठीक है। और चलने में हमें परेशानी भी होती है। मांसपेशियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, चलने में हमें परेशानी होती है। ठीक है। चलने में परेशानी होना और कष्ट होना, जो नाड़ियों की जो संवेदना होती है, यानी कि नर्व नर्व नाड़ियों से हमारा सेंस है नर्व, नाड़ियां जो होती हैं उसकी संवेदना जो होती है वो समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम किसी पे मार रहे हैं तो उसमें जो हमारी सेंसेशन की पावर हो जाएगी ना, संवेदना जो होती है वो हमारी समाप्त हो जाती है। और जो हमारी मांसपेशियां होती है ना, इनमें सुई के चुभने का सा दर्द होता है। ठीक है। कैसा दर्द होता है? सुई के चुभने का सा दर्द होता है। तो ये पाया किस में जाता है? 40 साल से पहले पाया जाता है। कौन सा? ड्राई बेरी बेरी। इसके बाद हमारा आता है वेट बेरी बेरी। कौन सा? वेट बेरी बेरी। ठीक है। वेट बेरी बेरी के बारे में हम अगर हम पढ़ें तो ये हमें मिलता है मतलब कि हमारे होता है ये 40 साल के बाद, आफ्टर। ठीक है। ये बाद हो रहा है। और ड्राई जो हमें इसकी पहचान होती है ये 40 साल से पहले होती है। अब इसमें क्या होता है, वेट बेरी बेरी में क्या होता है, शरीर सूज जाता है। वेट से पता चल रहा है वो ड्राई था। ठीक है। अब ये वेट वेट मतलब गीला होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे शरीर में सूजन आ रही है। क्या आ रही है? हमारे शरीर में सूजन आ रही है, सूज जा रहा है। हमारे जो पैर हैं, गर्दन है, इन सब पे हमारे में सूजन आ रही है। कहाँ पे? सब पे। सब पूरा शरीर सूज रहा है हमारा एक तरीके से। और जो हमारी नर्व होती है ना, उनकी गतिविधि तेज होने लगती है। सांस में हमारे को लेने में कठिनाई होती है। बीपी हमारा इसमें बढ़ जाता है। ठीक है। तो वेट बेरी बेरी का मेन जो इसका रीजन होता है वो हमारी सूजन होती है। शरीर सूज जाता है, पैर, मुंह, गर्दन सब पर सूजन आ जाती है। ठीक है। तो इसमें हमारी सारी चीजें
प्रभावित हो रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बीपी भी हाई हो रहा है और हमारा इसमें सांस लेने में भी हमें कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, इसके बाद आता है हमारा इन्फेंटाइल वेरी इन्फेंटाइल वेरी। ठीक है, इसके ये हमारे इन्फेंटाइल से हमें पता चल रहा है कि ये हमें किस में पाई जा रही है, बच्चों में पाई जा रही है। इसमें बच्चों में बेसिकली एज जो अगर पूछी जाए तो इसमें हमें कितनी एज में मिलता है, कितनी एज के बच्चों में पाई जाती है, 2 to 6 मंथ के बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, अब इससे क्या प्रभावित होती है, एंटी न्यूरेटिक हार्मोन कहते थे हम, इस एंटी न्यूरेटिक विटामिन कह रहे हैं हम इसको, विटामिन B1 को क्यों कह रहे हैं, ये यहाँ पे देखो सारी जितनी बीमारियां हो रही हैं हमें नर्व से रिलेटेड होती जा रही है, बच्चों में भी हो रही हैं तो वो भी नर्व से रिलेटेड हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, मांसपेशियां इनकी प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, बच्चों की पाचन तंत्र प्रभावित हो रहा है, माँ का स्वास्थ्य भी, माँ के दूध में पोषण की कमी हो रही है, जब दूध छुड़वाया जा रहा है तो बच्चे को जो विटामिन मिनरल्स वगैरह हैं वो नहीं मिल रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, और ये बच्चों में इसीलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे सही से खाना पीना नहीं खाते हैं। बच्चों को देखा जाए, हम करवाते हैं, जब हमारे बच्चों का वीनिंग फूड हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 6 मंथ, तो बच्चे कहाँ खाते हैं ठीक तरीके से, तो बच्चों में ये देखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इससे आगे चर्चा करें तो इसके रोल क्या है विटामिन B1 के, तो ये सबसे पहले जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भूमिका निभाता है। और किसके पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो भूमिका निभाता है वो किसके रूप में निभाता है, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज के रूप में कार्य करता है। किसमें, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज के रूप में कार्य करता है। कौन, थायमीन। ठीक है, और हमारा क्या करता है ये विटामिन B1 जो होता है वो पायरुविक एसिड की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। किसकी, विटामिन B1 किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड हमने कब पढ़ा था, पायरुविक एसिड जब हम पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करता है किस, और पायरुविक एसिड बदलता कब है, पायरुविक एसिड जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस जो हो रही थी हमारे शरीर में, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का जब पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा था, पढ़ा था हमने, बताया था। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। तो ये उसी पायरुविक एसिड की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, विटामिन B1 किसकी मात्रा को, पायरुविक एसिड की मात्रा को कंट्रोल करता है। फिर आता है इसके अमीनो एसिड के, ये चयापचय में कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। अमीनो एसिड यानी कि हमारा प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड से हम समझ जाएंगे प्रोटीन के चयापचय में कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है हमारा कि जो विटामिन B1 होता है ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक पकाने से नष्ट हो जाता है। क्या, विटामिन B1 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक पकाने से ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम जब खाना बनाते हैं ना तो उसमें भी ये 20 से 50% तक नष्ट हो जाता है विटामिन B1। जब हम खाना बनाते हैं, दाल बना रहे हैं या कुछ भी उबाल के बना रहे हैं, तो उसमें भी ये 20 से 50% तक ये नष्ट हो जाता है। अब हम इसके सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये सोर्सेस के क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम इसके सोर्सेस के बारे में बात करें, सोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसके सोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं रिच सोर्सेज, एक होंगे हमारे गुड सोर्सेज, और एक होगा हमारा फेयर सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज कैटेगरीज पूछते हैं। जैसे कि हम TGT में कभी भी अगर हमारे पास ऑप्शन होता है किसी चीज़ का सोर्स, मतलब पाया तो वो हर सब ऑप्शन में पाया जा रहा है, लेकिन ये पूछते हैं कि अच्छा किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, रिच, गुड एंड फेयर। ठीक है, तो रिच में सबसे पहले हमारा क्या आता है, राइस पॉलिशिंग राइस जो होते हैं। ठीक है, चावल की जो ऊपरी वाली परत होती है, गोल्डन राइस, पॉलिश्ड राइस, एक तरीके से पॉलिशिंग राइस। ठीक है, एक होता है वीट जर्म मतलब कि गेहूं का अंकुर, या फिर गेहूं के जो अंकुर होते हैं उसी को हम वीट जर्म के नाम से जानते हैं। राइस पॉलिश हमने सबसे पहले जब खोज की थी, वैज्ञानिक ने देखा था जब हमने, तो उन्होंने भी पॉलिश राइस में खोज की थी। वीट जर्म हो गया, ड्राइड यीस्ट। ठीक है, यीस्ट आते हैं बाजार में मिलते हैं, जो हम कुछ डालते हैं और
भटूरे वगैरह बनाने के लिए हम मैदा में डालते हैं, या फिर हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए मैदा में डाल के डो बनाते हैं ना, उसमें ये हमारे रिच सोर्सेज के रूप में पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा गुड सोर्सेज। गुड सोर्सेज में हम देखेंगे तो जितने भी होल सीरियल जितने भी होंगे हमारे, यानी कि वीट, मिलेट्स, है ना, ये सब आएंगे। इसमें सोयाबीन भी आएगा, ड्राइड बीन्स भी आएंगी, और ऑयल शीट्स एंड नट्स भी आएंगे इसी में। ठीक है, जितने मतलब ऑयल शीट्स एंड नट्स वगैरह सब इसी में हमारे आएंगी। ठीक है, और जो हमारे फेयर सोर्सेज में आते हैं वो जितनी भी मीट, फिश, एग, ये सभी हमारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हमारे इसके सोर्सेज हमने पढ़ लिए, कमी पढ़ ली, सोर्सेज पढ़ लिए। तो यहाँ पे ये हमारा विटामिन बी 1 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि एक डिसीज और हमें इससे देखने को मिल रही थी जो हमने नहीं पढ़ी, वेर्निस कार्साकॉफ सिंड्रोम एक पाया जाता है इसमें। एक डिजीज और हमें देखने को मिल रही थी इसकी कमी से, विटामिन बी 1 की कमी से, वो यहाँ लिख लेती हूँ मैं। तो उसका नाम था, वो सीवियर डिजीज होती है, इसका नाम था वर्टनी कार्सा, यानी कि कोर सा को सिंड्रोम। ये सीवियर डिजीज होती है ब्रेन की, मतलब कि जो मदिरापान, जो कि शराब वगैरह ज़्यादा पीने से पीते हैं, उनको ये अधिक देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, ये हमारी ब्रेन डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है ये, ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है, कॉज ड्यू टू द विटामिन बी 1। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन बी 1 की बारे में बात हो गई। अब अगर हम एक समरअप करें तो हमने क्या पढ़ा, विटामिन थायमिन क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बी 1 के नाम से जानते हैं, और शरीर के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक होता है ये, खास करके एनर्जी प्रोडक्शन और ये नर्वस सिस्टम के लिए हमारा, हम कह रहे थे इसको एंटी न्यूरेटिक हार्मोन भी हम इसको कह रहे थे। ठीक है, एंटी वेरी वेरी भी हम इसको कह रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमने इसका रासायनिक सूत्र, इसको रासायनिक नाम जो था ये था थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी फॉर्मूला होता है C12H17NO4OS+Cl-। ठीक है, सल्फर प्रेजेंट होता है इसमें। फिर इसके बाद अगर हम और देखें तो इसके मुख्य कारण क्या थे, एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी में कार्य करता है, एनर्जी देता है, नर्वस सिस्टम और हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, हार्ट हेल्थ बनाए रखता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये हमारा ज़रूरी होता है। ठीक है, सोर्सेज हमने देखे, सोर्सेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें सिर्फ इतने दिखाए। तो सोर्सेज में हमने देखे वीट ब्रान, गेहूं की जो भूसी थी, ठीक है, होल ग्रेन, ड्राई फ्रूट्स, मीट स्पेशली पोर्क, ग्रीन वेजिटेबल, नट्स एंड पल्सेस। ठीक है, यीस्ट इसमें, और यीस्ट तो हमारा बेस्ट सोर्स है ही है। यीस्ट अगर कभी पूछा जाए, आपको विटामिन बी की फैमिली में यीस्ट एज अ सोर्स हमेशा दिखेगा। ठीक है, और थायमिन की जो कमी के लक्षण जो होते हैं उसका क्या होता है, फैटीग यानी कि थकान होती है, कमजोरी, पुअर मेमोरी यानी कि हम याद नहीं कर पाते हैं, भूख में कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, और तंत्रिका संबंधी डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्वस डिसऑर्डर, बेरी बेरी होती हैं, 3 प्रकार की हमने पढ़ी, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, और एक हमने पढ़ी इन्फेंटाइल बेरी बेरी। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा, एक हमने सिंड्रोम पढ़ा, वर्निस कार्साकॉफ सिंड्रोम, यानी कि इसको हम मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, वर्निस कार्साकॉफ सिंड्रोम किसकी कमी से हो रहा है, हमारा विटामिन बी 1 यानी कि थायमिन की कमी से हो रहा है, जिसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस और इसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, अब थायमिन की दैनिक आवश्यकता यानी कि कितना चाहिए होता है, मेल में लगभग 1.2 मिलीग्राम और फीमेल में लगभग 1.1 मिलीग्राम, मेल में 1.2 मिलीग्राम और फीमेल में 1.1 मिलीग्राम। ठीक है, इतना हमने इसमें पढ़ा, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हमने इनके बारे में अच्छे से, विटामिन बी 1 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अगर समझ में आया हो या क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे आगे के जुड़े जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपने आगे वाले उसमें कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।